हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात चल रही थी दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत में बात चल रही थी किस पर? गुलाम वंश पर। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जिसने वीडियो ना देखा हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, जो 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। उसके बारे में अपन ने कल बहुत विस्तार पूर्वक जान लिया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसका उत्तराधिकारी था कौन? आराम शाह। आराम शाह एक बहुत ही अयोग्य शासक था, जो मात्र 8 महीने शासन कर पाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास दोनों ही था कौन? इल्तुतमिश। जिस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, उस टाइम पे वह बदायूं का गवर्नर रहता है और आराम शाह शासक बन जाता है। जैसे ही वह आता है वहां से, तो वह जूत की लड़ाई में इल्तुतमिश आराम शाह को परास्त करके और उसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। तो यहाँ तक बात हो चुकी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश। तो दोस्तों, इल्तुतमिश कब से कब तक? 1211 से लेकर 1236 तक गुलाम वंश पर शासन करता है। ठीक है दोस्तों, जो इल्तुतमिश है यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह इल्तुतमिश था। ठीक है, देखिए वास्तविक संस्थापक, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। और यह दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी था। ये आप याद रखोगे। तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। पॉइंट बाय पॉइंट याद रखोगे। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान, तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान। इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे परीक्षा के नजरिए से। तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन सा था, तो वह कौन सा था दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके बाद में खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था, जिसने 1229 में खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। तो ये भी आप याद रखोगे। इसने खलीफा से मान्यता कब प्राप्त की थी दोस्तों? तो 1229 में। ठीक है, 1229 में इसने किससे मान्यता प्राप्त की थी? खलीफा से। और यह खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई हुई थी? लाहौर बनाई हुई थी, मैंने बताया था आपको। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक मुख्यालय था वह कहां पर था? इंद्रप्रस्थ में था। लेकिन दोस्तों, यह जो इल्तुतमिश है यह राजधानी परिवर्तित करता है और लाहौर से दिल्ली को राजधानी ले जाता है। तो दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला यह पहला सुल्तान था। ये आप याद रखोगे। तो याद रखें ना आप, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान, बनाने वाला पहला सुल्तान। इसके बारे में जो कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला सुल्तान बनाने वाला पहला सुल्तान, सुल्तान। तो दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। ठीक है, और भारत पर बहुत ही मंगोल आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो जो मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला पहला सुल्तान था, तो वो कौन था? वो इल्तुतमिश ही था। तो ये भी आप पॉइंट याद रखोगे कि जो भारत पर मंगोल आक्रमण हुए हैं वह सबसे पहले किसके शासन काल में हुए थे? तो मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यह इल्तुतमिश ही था। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट हो गए कि इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने वाला सुल्तान, ठीक है, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान, और जो भारत है, भारत को मध्य एशियाई राजनीति से पृथक करने वाला सुल्तान था, तो वह कौन था? इल्तुतमिश ही था, जिसने भारत को मध्य एशियाई राजधानी से पृथक किया हुआ था। अब दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट रहते हैं
साथ ही रहते हैं जो उनको कंफ्यूज रहता है कि तराइन के सिर्फ 2 ही युद्ध हुए हैं। तो दोस्तों तराइन के 3 युद्ध हुए हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हो जाता है। इसके बाद में उसके जस्ट 1 साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। लेकिन दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ है, वो कब होता है? 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1215 में हुआ था। कब हुआ था? 1215 में हुआ था। ठीक है, 1215 में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश किसको परास्त करता है? यलदौज को परास्त करता है। ये आप याद रखोगे। किसको परास्त किया हुआ था इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में? यलदौज को परास्त किया हुआ था। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश किसको परास्त करता है? यलदौज को परास्त करता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्ता या एकता प्रणाली के जनक कौन है? तो वह इल्तुतमिश ही है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि अक्ता या एकता प्रणाली के जनक, अक्ता या एकता प्रणाली के जनक। तो दोस्तों अक्ता या एकता प्रणाली के जनक कौन है? तो वह इल्तुतमिश ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इवन यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल हर एक एग्जाम में है क्वेश्चन पूछा गया है कि एकता या अक्ता प्रणाली के जनक कौन है? तो वह कौन है? इल्तुतमिश है। इसके बाद में बात करेंगे कि जो 40 गुलामों का एक संगठन था, जिसे गुलाम चालीसा बोलते थे या तुर्कान चहलगनी बोलते थे, इसका गठन किसने किया हुआ था? तो इसका गठन भी इल्तुतमिश ने किया होता है। जिसके बाद में बलबन आएगा, जो बलबन बाद में आएगा, तो ये तुर्कान चहलगनी या गुलाम चालीसा का अंत कर देता है। तो आपसे पूछा जाए कि गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? गुलाम चालीसा। तो दोस्तों गुलाम चालीसा, ठीक है, गुलाम चालीसा याद रखोगे। गुलाम चालीसा या इसको ही बोलते हैं तुर्कान चहलगनी, जिसका गठन किसने किया हुआ था? इल्तुतमिश ने। अभी बाद में आएगा बलबन, जो 1266 से लेकर 1286 तक गुलाम वंश पर शासन करेगा, वह इसका अंत कर देता है इस संगठन का। तो अभी आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है? गुलाम चालीसा का इल्तुतमिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसने न्याय के लिए 2 वर्ग बनाए हुए थे, एक काजी और दूसरा अमीरदाद। तो ये आप याद रखोगे, अक्सर पूछ लिया जाता है कि अमीरदाद का संबंध किससे है? तो इल्तुतमिश से है। और किसके लिए इसका गठन किया गया था? तो न्याय प्रशासन के लिए इसका गठन किया गया था। इसने 2 वर्ग बनाए हुए थे, कौन कौन से? एक काजी और दूसरा अमीरदाद। तो ये भी आप याद रखोगे कि अमीरदाद और काजी का गठन किसने किया हुआ था? तो इल्तुतमिश ने किया हुआ था। और किसके लिए किया हुआ था? तो न्याय के लिए किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ही वह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए हुए थे। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में वह पहला सुल्तान कौन सा था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए हुए थे? तो वह इल्तुतमिश ही था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए हुए थे। इसने दोस्तों चांदी का टका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि चांदी का टका, तो चांदी का टका किसने चलाया हुआ था? चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये दोनों इसने मुद्राएं जारी की हुई थी। तो ये अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किस सुल्तान के द्वारा चलाए गए थे? तो वह इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, जो इसका उत्तराधिकारी था वो कौन था? रुकमुद्दीन फिरोज था। ठीक है, रुकमुद्दीन फिरोज था और वह भी एक अयोग्य शासक था। ठीक है, जो अल्प समय ही शासन कर पाया। उसके टाइम पीरियड पर जो उसकी माँ थी, ठीक है, उसकी माँ थी कौन? शाह तुर्कान। रुकमुद्दीन फिरोज की माँ थी शाह तुर्कान। जब तक ये शासन किया रुकमुद्दीन फिरोज ने, इल्तुतमिश के 2-4 महीने ही इसने शासन कर पाया। तो जो उसकी माँ थी कौन? शाह तुर्कान ही छाई रही। और जो अमीर वर्ग ने इसको हटा करके रुकमुद्दीन फिरोज को, जो रजिया सुल्तान थी, जो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनती है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बनती है, तो उसको हटा करके रजिया सुल्तान को फिर गुलाम वंश की अंतिम मतलब नेक्स्ट शासिका बना दी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि जो इल्तुतमिश ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे? तो इसके निर्माण कार्यों में आपको याद रखना है कि इसने सुल्तानगढ़ मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण कार्य में बात की जाए तो निर्माण कार्य में से कौन कौन से? तो निर्माण कार्य इंपोर्टेंट रहते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
तो इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए थे? तो निर्माण कार्य की बात की जाए दोस्तों, तो पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार को इसने 4 मंजिला तक बनवा दिया था, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में वो आपदा आती है, उस पर गाज गिरती है और टूट जाती है, उसको 5 मंजिला करवाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो निर्माण कार्य में बात की जाए तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। इसके बाद में सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो इसका पुत्र था कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद अभी नेक्स्ट इसके बाद में शासक भी आएगा इस नाम से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इल्तुतमिश का एक लड़का भी था जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी स्मृति में इल्तुतमिश है जो सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाता है। किसका? सुल्तानगढ़ी मकबरे का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों में इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसके पीछे एक विशेषता है कि यह भारत में निर्मित पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण, सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखो कि सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा था, ठीक है। जो इल्तुतमिश का पुत्र था कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में इसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो इसका लड़का था रुकमुद्दीन फिरोज, रुकमुद्दीन फिरोज अल्प शासक था। उसके टाइम पर जो उसकी माँ थी तुर्कान छाई रही, ठीक है। अमीर वर्ग थे जो उन्होंने इनको हटा करके फिर रजिया सुल्तान को भारत की शासिका बनाया। किसकी? गुलाम वंश की नेक्स्ट शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। तो बात करते हैं रजिया सुल्तान पर। तो नेक्स्ट लिखिए आप रजिया सुल्तान। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट शासक की बात करेंगे तो कौन? रुकमुद्दीन फिरोज की बाद में रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश 2-4 महीने उसका पुत्र रहा, ठीक है। लेकिन 1236 में ही रजिया सुल्तान बन जाती है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 मात्र 4 साल ही शासन कर पाई, ठीक है। ये आप याद रखोगे। टाइम पीरियड अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्रम से सजाने के लिए आते हैं, तो एग्जाम में ये फिर डिफिकल्ट हो जाते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। मैंने ये आपको बताया था कि जो रुकमुद्दीन फिरोज था, रुकमुद्दीन फिरोज के टाइम पर जो उसकी माँ थी कौन? तुर्कान। तुर्कान छाई रही थी, उसको हटा करके दिल्ली की जनता ने किसको? रजिया सुल्तान को शासक बनाया था, ठीक है। दोस्तों जो रजिया की पतन का कारण है, जो इसको मतलब इस गुलाम वंश से हटाने का शासन है, तो जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी, ठीक है, और यह इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। तो फिर इसको उन्होंने जो अल्तुनिया का शासक था, ठीक है, मलिक अल्तुनिया, सॉरी जो मलिक अल्तुनिया था, मलिक अल्तुनिया इस पर आक्रमण करता है और इसको बंदी बना लेता है। किसको? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान मलिक अल्तुनिया से शादी कर लेती है और दिल्ली की जो सत्ता रहती है गुलाम वंश को पुनः पाने का प्रयास करती है, ठीक है। लेकिन जो कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो आपको याद रखना है इसकी हत्या कहाँ पर? तो दिल्ली के निकट। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली के निकट कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या करवा दी जाती है मलिक अल्तुनिया के साथ में। इसने मलिक अल्तुनिया से शादी की हुई थी। मलिक अल्तुनिया इस पर आक्रमण करता है और इसको बंदी बना लेता है, ठीक है। तो मलिक अल्तुनिया के साथ में ही यह फिर शादी कर लेती है। बहुत ही मतलब एक होशियार टाइप की ये थी शासिका, तो इससे ही यह शादी कर लेती है और फिर से यह सत्ता पाने का प्रयास करती है। लेकिन दिल्ली के निकट कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। रजिया ने पर्दा प्रथा का दोस्तों बिल्कुल त्याग किया हुआ था। यह पुरुषों की भांति राज दरबार में जाती थी, ठीक है, और चोगा जिसे काबा बोलते हैं और कुलाह जिसे टोपी बोलते हैं सीधे पहन के जाती थी। इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया हुआ था। रजिया सुल्तान के बाद में दोस्तों बहराम शाह शासक बनता है, जो मात्र 2 ही साल शासन कर पाता है, ठीक है। कौन बनता है? बहराम शाह। तो नेक्स्ट शासक बहराम शाह, ये आपको याद रखना है। बस इनमें एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। बहराम शाह शासक बनता है। बहराम शाह कब से कब तक? तो 1240 से लेके 1242, 2 ही साल शासन कर पाता है। और इसके बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें आपको एक ही याद रखना है कि इसने एक विभाग का गठन किया हुआ था। कौन से? नायाब ममलिकात। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नायाब ममलिकात का सृजन किसने किया था? नायाब ए ममलिकात। तो नायाब ममलिकात
का सृजन किसने किया हुआ था? बहराम शाह ने किया हुआ था। इसमें एक ही पॉइंट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों मसूद शाह, तो मसूद शाह की भी ज्यादा ये इंपोर्टेंट नहीं थी, ना ही इन्होंने ऐसे कोई कार्य किए हैं। सिर्फ आपको क्रम के लिए याद रखना है कि मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक, कब से कब तक? 1242 से लेकर 1246 तक इन्होंने 4 साल शासन किया, ठीक है। मसूद शाह के बाद में दोस्तों नेक्स्ट बनते हैं कौन? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एक नासिरुद्दीन महमूद हुआ है जिसकी स्मृति में सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया गया है, क्योंकि वो तो मर गया था, वो किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का। लेकिन अब ये सुल्तान दूसरे हुए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद हैं वह 1246 से लेकर 1246 से लेकर 1266 तक सुल्तान रहते हैं। और जो इनके टाइम पीरियड पे जो बलबन है, बलबन ही छाया रहता है। ये तो संत शासक थे, टोपी सिलकर और कुरान की आयतें लिखकर ही अपना जीवन यापन करते थे। तो इनके बारे में थोड़े इंपोर्टेंट पॉइंट हमने जान लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, इन्होंने 20 साल शासन किया हुआ है, 1246 से लेकर 1266 तक, ठीक है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, तो इन्हें संत शासक कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। संत शासक के नाम से फेमस है। ये बहुत ही शांत सरल स्वभाव के थे, ठीक है। इन्होंने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी हुई थी कब? 1249 में। जब मैं आपको बलबन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं ये आपको बताऊंगा कि इन्होंने बलबन को उलूग खां की उपाधि कब दी हुई थी? 1249 में दी हुई थी। ये संत शासक थे और एक कुरान की आयतें लिखकर ये अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कुरान की आयतें लिखकर ये जीवन या कुरान की आयतें लिखकर उन्हें बेचकर, ठीक है। ये कुरान की आयतें लिखते थे और उनको कुरान की आयतें लिखकर उन्हें बेचकर ही अपना ये जीवन यापन करते थे, ठीक है। इनके शासन काल में जो पूरी सत्ता थी दोस्तों, सिर्फ ये प्रत्यक्ष रूप से थी, अप्रत्यक्ष तौर से कहा जाए तो बलबन ही शासन चला रहा था, ठीक है। तो इनमें ही सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो बहुत इंपोर्टेंट रहेगा बलबन, तो बलबन को अपन बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो नेक्स्ट आपको लिखना है बलबन, ठीक है। बलबन के बाद में कैकू के बाद में कैमूर और गुलाम मंसा आपका कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप बलबन। ये आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बलबन, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको निकल के आएंगे। बलबन जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1266 से लेकर 1286 तक, 20 साल इसने शासन किया हुआ था, ठीक है। इसकी बात की जाती है कि इसका मूल नाम क्या था? क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मूल नाम क्या था दोस्तों। तो मूल नाम इसका था बहाउद्दीन गुरसाप, ये आप याद रखोगे। मूल नाम क्या था इसका? बहाउद्दीन गुरसाप इसका मूल नाम था, ये आप याद रखोगे। अक्सर पूछ लिया जाता है, ऐसे शासक जो थोड़े इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं, तो यह इसका मूल नाम क्या था? गुरसाप था, ठीक है। यह स्वयं को जो ईरान का एक वंश हुआ है, ठीक है, अफरासियाब वंश का बताता था। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अफरासियाब वंश का बताता था कौन? बलबन। यह दोस्तों इनके बारे में एक नज्म है कि यह कहता है कि जैसे ही यह नीच कुल के प्राणी को देखता है, ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी की एक नज्म है, ये कहता है कि जैसे ही मैं नीच कुल के प्राणियों को देखता हूं तो मेरा जो रक्त है वह खोलने लगता है और मेरी जो हाथ है वो तलवार पर जाता है सिर्फ इनको मारने के लिए। तो यह नीच कुल के व्यक्तियों से मिलना पसंद नहीं करता था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो नीच कुल के व्यक्तियों से मिलना पसंद नहीं करता था? तो वह कौन था? बलबन था, क्योंकि इसका एक कथन है कि जो उसका हाथ है ना वह तलवार पर चला जाता है सीधा किसको? उन नीच व्यक्तियों को मारने के लिए। तो ऐसा बलबन के बारे में कहा जाता है, ठीक है। इसने जो ईरानी त्योहार रहता है, ठीक है, ईरानी त्योहार नवरोज, तो इसने नवरोज मनाने की परंपरा स्टार्ट की हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो ईरानी त्योहार था कौन? नवरोज। ईरानी त्योहार कौन सा? नवरोज। इसने नवरोज मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया था, ठीक है। नवरोज मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। और दोस्तों जो बलबन है, बलबन ने अपना दरबार भी ईरानी परंपरा पर ही सजवाया था। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान है जो ईरानी दरबार की तरह अपने दरबार को लगाता था? तो वह कौन था?
बलबन था, ठीक है। और जो ईरानी परंपराएं थी जैसे सजदा और पायबूस, ठीक है, सजदा और पायबूस का भी प्रारंभ किसने किया हुआ था? तो इसने ही किया हुआ था। कौन सा? सजदा, सजदा और पायबूस। सजदा और पायबूस का प्रारंभ किसने किया हुआ था दोस्तों? बलबन ने ही किया हुआ था। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो 40 गुलामों का दल था, जिसे क्या गुलाम चालीसा कहते थे, जिसका गठन किसने किया हुआ था? इल्तुतमिश ने किया था। तो गुलाम चालीसा जो एक ईरानी गुलामों का एक दल था, उसका ये अंत कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 40 गुलामों के दल का अंत किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 40 गुलामों के दल का अंत किसने किया था? दल का अंत किसने किया था दोस्तों? तो 40 गुलामों के दल का अंत किया हुआ था किसने? बलबन ने किया हुआ था। और दोस्तों इसने दो देवीय सिद्धांत, जो राजत्व के दो देवीय सिद्धांत थे, इसने उनको प्रतिपादित किया हुआ था, ठीक है, जिसके अनुसार यह स्वयं को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, यह स्वयं को किसकी? ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियामत खुदाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसने राजत्व के दो सिद्धांत कौन कौन से प्रतिपादित किए हुए थे? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। और दूसरा सिद्धांत क्या था? नियामत खुदाई, नियामत खुदाई। नियमित खुदाई मतलब क्या होता है दोस्तों? ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब इसने स्वयं को ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि बताया हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यह निम्न कुल के व्यक्तियों से मिलना पसंद नहीं करता था और इसके में इसने एक महत्वपूर्ण सैन्य विभाग का गठन किया हुआ था। सैन्य विभाग का नाम क्या है? दीवाने आरज, ठीक है, दीवाने आरज या दीवाने अर्ज। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा पूछते हैं कि दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से है? तो दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से है? सैन्य विभाग से। ये आपको याद रखना है, दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से है? सैन्य विभाग से है। और यह किसके लिए था दोस्तों? सेना के लिए था। और किसने गठन किया हुआ था? बलबन ने गठन किया हुआ था, ठीक है। इसने दोस्तों अपने जो प्रतिरोधी थे उनको दबाने के लिए इसने लोहे एवं रक्त नीति का पालन किया हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोहे एवं रक्त नीति का पालन किस सम्राट ने किया था? तो लोहे एवं रक्त नीति का पालन किसने किया हुआ था? अपने जो प्रतिरोधी थे उनको कुचलने के लिए तो बलबन ने लोहे एवं रक्त नीति का पालन किया था, ठीक है। जो नासिरुद्दीन महमूद था, जो मैंने आपको बताया इससे पहले, जिसे संत शासक कहते हैं, इसने बलबन के लिए 1249 में, कब? जब यह सुल्तान नहीं बना हुआ था, जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, 1249 में इसे उलूग खां की उपाधि दी हुई थी। तो ये भी आप याद रखोगे कि उलूग खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो उलूग खां के नाम से किसे? बलबन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे, वह किसके दरबार में उपस्थित थे? तो बलबन के दरबार में उपस्थित थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बलबन का टाइम पीरियड हो जाता है। बलबन के बाद में कैकुबाद, जो 1287 से लेकर 1290 तक शासन करता है। कौन? कैकुबाद, ठीक है। बलबन के बाद में कौन आता है दोस्तों? कैकुबाद। कैकुबाद कब से कब तक? 1287 लेकर 1290 तक, ठीक है। इनके बारे में कोई ज्यादा उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ना इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है, सिर्फ आपको क्रम के लिए याद रखना कि कैकुबाद। इसके बाद में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी वंश में जो संस्थापक रहेगा और अंतिम शासक रहेगा हमेशा एग्जाम में हाईलाइटेड रहते हैं और पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। फिर ऐसे सम्राट जो अच्छे काम करते हैं, थोड़े बुरे काम करते हैं, अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, तो वो तो एग्जाम में इंपोर्टेंट रहते ही हैं। तो बलबन हो गए, इल्तुतमिश हो गए, ऐसे आपको याद रखना है। तो अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का? वो था कैमूस। ये आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन था दोस्तों गुलाम वंश का? तो ये भी आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन था? कैमूस, जो 1290 में, ठीक है, 1290 में जो जलालुद्दीन खिलजी होता है, जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? कैमूस। ये आपको याद रखना है, कैमूस, ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। किसकी स्थापना करता है? खिलजी वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक इंपोर्टेंट रहेगा, कैमूस था,
जिसकी हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। दोस्तों तो ये था आपका गुलाम वंश। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पर खिलजी वंश पर, उसके बाद सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो 10-12 वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पूरा कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।